तो बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। अब उसके आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। बोर्ड्स के ले लीजिए, गुज कैट के ले लीजिए या गुज सेट आप जो बोलो, और उसके बाद नीट, और उसके बाद आपका स्टेप रहेगा जेई मेंस। तो इस तरह से पीवाईक्यू में आप जर्नी अपनी स्टार्ट कीजिए और जिस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू में आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो बच्चों उस टॉपिक को अगेन रिवाइज कीजिए, वीडियो देखिए और उसका इक्वेशन और कंसेप्ट दोनों कंप्लीट करने के बाद ही आप फिर से वही क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का। पेज नंबर आपको कौन सा मिल जाएगा? कौन सा? 132 पेज नंबर है। और चैप्टर का नाम देखो बहुत बढ़िया है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्या है चैप्टर का नाम? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब इसका मीनिंग क्या है? तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि 11th 12th से इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि 11th में जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो बातें उस चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो सारे हम लोग फिजिकली देख और फील कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली देख और फील कर सकते हैं। और जबकि चैप्टर 4 है 12th का, कोई भी चैप्टर आप ले लो, ज़्यादातर बातें उसमें आपको इमेजिन करनी पड़ती हैं। फील करने जाओ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट, आप उसको इमेजिन कर सकते हो, उसको फील भी कर सकते हो, पर वो फील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह से हर चैप्टर में आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, कंसेप्ट मिलेंगे, बट उसका क्या करना पड़ेगा हमें बेटा? इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन स्टार्ट करना है किसके बारे में? मूविंग चार्ज। और फिर क्या लिखा है बेटा? मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म यानी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बी, उसको डिनोट करेंगे हम बी से। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते थे किससे? ई से। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगे बी से। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? ये देखिए, जब चार्ज रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, जिसका इक्वेशन आपको पता होगा। पॉइंट चार्ज की फील्ड कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे? मूविंग चार्ज। और जब चार्ज मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे और कितनी प्रोड्यूस करता है, उसी को हम स्टडी करेंगे इन मैग्नेटिज्म। यानी चैप्टर का नाम बन गया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक इफेक्ट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव होता है तब क्या होती है, सर्कुलर पाथ पे मूव होता है तब क्या होती है, करंट बनता है, जो वायर में करंट पास हो रहा है उस वायर के अंदर क्या इफेक्ट होती है, फिर कितना टॉर्क लगता है। ये जो अपने मीटर होते हैं ना, मीटर, गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये सारे मीटर कैसे वर्क करते हैं, वो सारे कंसेप्ट इसमें कवर होने वाले हैं। और बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको इसमें मज़ा डेफिनेटली आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये आया कैसे, ये समझ में आया कैसे, और ये कंसेप्ट स्टार्ट कैसे हुआ कि भाई हाँ ऐसा कुछ भी होने वाला है कि चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ऑस्ट्रेट, उनका फोटो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देखिए ये रहा, यहाँ पे आपको पेज नंबर 133 पे हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड
उनका नाम आपको मिल जाएगा। उन्होंने ही एक ऑब्जर्वेशन किया था। उस ऑब्जर्वेशन में बच्चों आप समझिए कि उनका ऑब्जर्वेशन क्या था। ऑस्टेड्स ऑब्जर्वेशन, पहली बात हम ये समझेंगे, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मिस्टर हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। तो बच्चों ये ऑब्जर्वेशन एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। जैसे हम लोग भी घर में बैठे होते हैं, और बैठे बैठे कुछ ऑब्जर्व करते हैं और कुछ नया जानने को मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? कई बार मिलता है। अगर आप सिर्फ कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो तो कुछ जानने को मिलता है। उसी तरह ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इनको कुछ नया मिल गया। और ज़्यादातर साइंस की जो रिसर्च होती है वो रैंडमाइज होती है, नॉट टारगेट या गोल बेस्ड होती है, रैंडमाइज होते हैं। एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं और रिसर्च होती जाती है। तो उसी तरह से एक बार क्या हुआ कि इन्होंने एक वायर रखा हुआ था इनके पास और उसके साथ बैटरी कनेक्ट करके स्विच लगा रखा था इन्होंने, ठीक है। प्लस और माइनस V वोल्ट की बैटरी थी, ये वायर इससे कनेक्टेड था और ये स्विच ऑफ थी। स्विच क्या थी बेटा? ऑफ थी। और भाई कंपास तो आपको पता है जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। वो साइड में कहीं पड़ा हुआ था ऐसे, तो उसकी कोई यानी नीडल की डायरेक्शन मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन बता रही थी। कौन सी डायरेक्शन बता रही थी बच्चों? नॉर्थ डायरेक्शन बता रही थी। जैसे ही अचानक उनसे ये स्विच ऑन हो गई, यानी अचानक से हमारे से भी कई बार स्विच ऑन हो जाती है ना, तो इनसे भी स्विच ऑन हो गई। स्विच ऑन होते ही इसमें करंट देखने को मिला। ये भी आपको पता है कि करंट फ्लो होगा, माइनस से प्लस बैटरी में क्या फ्लो होगा? करंट। जैसे ही करंट फ्लो हुआ उन्होंने देखा ये डिफ्लेक्ट हो गई। ये क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। यानी कोई भी डायरेक्शन, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो अंदर की साइड डिफ्लेक्ट होगी, पर ये डिफ्लेक्ट हुई। क्या हुई बेटा? डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात नोट की, देखना समझना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहता है। मैं जब स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, हम बातें करते रहते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस उनके सामने रखता हूँ, छोटे छोटे कि भाई ऐसा होगा तो क्या, तो फिर वो अपनी सोच रखते हैं, जिससे मुझे उनका इमेजिनेशन लेवल पता चलता है। और आप जब मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको भी पता लगता है कि हम अपनी इमेजिनेशन का लेवल कैसा चलता है। अजीब व गरीब इमेजिनेशन हम करते हैं, पर वो इमेजिनेशन पॉजिटिव हो तो वो आपको फिजिक्स में यूजफुल हो सकती है, ठीक है। अब देखो, एक टीचर जा रहे हैं, नॉर्मली एक बात कर रहा हूँ, आप खड़े हो और वो टीचर आपको क्वेश्चन पूछते हैं केमिस्ट्री का। दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड दैट टीचर, जो हमारे टीचर हैं वो कहीं ना कहीं साइंस से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि साइंस टीचर ही ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज़्यादातर। उसी तरह से यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि अगर ये कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि नीडल कब डिफ्लेक्ट होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी तब। समझ में आया? फिर उन्होंने देखा, इस स्विच को वापस बंद किया। देखना तो बनता है ना, चेक करना बनता है भाई। स्विच को बंद किया तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई जो थी वो। फिर वापस उन्होंने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन किया इसका मतलब फिर से ये डिफ्लेक्ट हो गई। तब इन्होंने क्या कंक्लूजन किया होगा? सोचो कि स्विच ऑन ऑफ करने से क्या हो रहा है? कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, स्विच ऑन ऑफ करने से क्या आ रहा है? वायर में से करंट। तो जब वायर में से करंट जाता है तब उसके आसपास कौन सी फील्ड पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो समझ में आया ऑस्ट्रेड्स ऑब्जर्वेशन?
व्हेन देयर इज ए करंट फ्रॉम द कंडक्टर, जब करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर में से, व्हेन देयर इज ए करंट फ्रॉम द कंडक्टर, देन क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड इट। ये तो हमारा भी ऑब्जर्वेशन है ना इस एक्सपेरिमेंट से, जो ऑब्जर्वेशन ऑस्टेड का है वही हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने आपको समझाया। बोलो क्लियर बच्चों, दिख रहा है ना? ओके, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यस, ये है अपने ऑस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनका ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? बिल्कुल। और अब कई और ऑब्जर्वेशन इनके बता देते हैं हम आपको। देखो, जैसे कि ये एक वायर है बेटा, जिसमें मैंने डॉट किया, दैट मीन्स करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर और प्लेन ऑफ पेपर, और यहाँ पे हमारे बोर्ड में से करंट कहाँ आ रहा है? बाहर। वायर ऐसे है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल अगर हम रखते हैं, सर्कुलर मोशन नहीं है ये हम, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इन सभी जगह पे क्या रखी हुई है? मैग्नेटिक नीडल। और ये डार्क जो पोर्शन है बेटा वो है नॉर्थ और ये है साउथ। समझ में आया कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, अब ये साउथ नॉर्थ का झंझट अभी छोड़ो, बस ये रखो आप इतना याद कि मैग्नेटिक नीडल इधर पॉइंट कर रही है। इतना तो समझ में आया। जब ये था, इसका मतलब क्या है? करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बोर्ड। सिंपल। अब उल्टा करते हैं बेटा, अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो बेटा क्रॉस का मतलब क्या होता है? करंट कहाँ जा रहा है? इनसाइड। यस सर, इनसाइड जा रहा है। तो तब ये नीडल, जो सारी नीडल आपको बताई गई हैं, वो किस डायरेक्शन में हो गई? देखा आपने? क्लॉकवाइज। और यहाँ पे सारी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से भी आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला? सेम ऑब्जर्वेशन, व्हेन देयर इज ए इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड इट। बट बच्चों, समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? आवाज आ रही है क्या? मैसेज आया लाइव क्लास में, आवाज नहीं आ रही है। अब आई आवाज? देखो, चेक करो। यस, ओके। तो क्लियर है, आवाज आ रही है इसका मतलब। तो क्या ये कहानी आपको समझ में आई? करंट की डायरेक्शन चेंज होने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहती है या चेंज हो जाती है? इफ देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ, इससे क्या कहेंगे हम लोग? इफ देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, then there is a change in direction of magnetic field। क्या मेरे बच्चों को ये ऑब्जर्वेशन भी समझ में आया? यहाँ पे देखो करंट कहाँ आ रहा है? आउटसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में मिल रही है, ओके। और यहाँ पे आप करंट कहाँ दिखा रहे हो बेटा? इनसाइड। तो ऐसा किया गया प्रैक्टिकली, तब क्या देखने को मिला? अरे करंट की डायरेक्शन चेंज करने से ये नीडल जो इधर पॉइंट कर रही थी अब इधर पॉइंट कर रही। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ?
इफ देर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बोलो समझ में आया बच्चों? क्लियर बात है कि नहीं? कोई डाउट नहीं ना? बिल्कुल सिंपल है, एकदम इजी लॉजिक, पक्का ना? बस ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसे पता की गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उनका शेप कैसा होगा, क्योंकि ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। फील्ड इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट, फील्ड इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। हाउ? बिकॉज देर इज नो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फील्ड। आपको ग्रेविटेशन फील्ड नहीं दिखती है, दिखती है कहीं? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिखती है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे आपको, यानी उनका कंसेप्ट कैसे समझना है, तो आपको एक मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट, यानी जिसका शेप क्यूबॉइड जैसा हो। ओके, बार मैग्नेट लेना है। उसको आपको कहीं पे मिट्टी हो या रेती वगैरह हो, उसमें आपको पहले ऐसे घुमाना है। उससे आपको उसमें मैग्नेटिक जो छोटी छोटी टुकड़े होंगे, फाइलिंग्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो निकल आएंगी वहाँ से। फिर उनको लेके आप एक बोर्ड यानी कुछ भी कागज़ का एक पीस ले सकते हो, ठीक है, और आयरन की जो फाइलिंग्स हैं उनको उस पर डाल दो, रैंडमाइज कर दो, नीचे मैग्नेट लगाओ और उसको ऊपर से ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको टैप करो, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा? एक प्रॉपर शेप देखने को मिलेगा, और वो प्रॉपर शेप होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वो कैसा दिखेगा आपको ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसा शेप दिखेगा, ऐसा शेप बनता है, आगे ना, यस, ऐसा शेप बनेगा। तो ये शेप बनने से पता चला कि भाई मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कौन सी डायरेक्शन में किस तरह से ऑर्गेनाइज होंगी, ये समझ में आता है। इससे ये बात पता चलती है कि भाई मैग्नेट के पास दो पोल हैं, एक ये वाला और एक वाला। आपको ये भी पता है हम नॉर्थ और साउथ उन्हें बोलते हैं, ये भी आपको पता है पहले से, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आया, डिस्कवर हुआ कि भाई मूविंग चार्ज यानी कि जहाँ पे करंट बना हुआ है, जहाँ पे करंट पास हो रहा है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? आगे ना, यस और नो? बिल्कुल क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बच्चों, तो क्लियर हुआ ये? बिल्कुल ऑस्ट्रेट्स ऑब्जर्वेशन बिल्कुल समझ में आ गया किस तरह से करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब चैप्टर 4 में हम आगे चलते हैं। 4.2 क्या है टॉपिक? देखो, मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऐसा 4.2 टॉपिक आपको दिखेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये कंक्लूजन आया कैसे, यानी मैग्नेटिक फोर्स है ऐसा पता कैसे चला? तो मैग्नेटिक नीडल बच्चों मान लो ऐसे है, अब वायर यहां से पास हो रहा है और उसमें से करंट पास हुआ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड घूम गए, मैग्नेटिक नीडल घूम गई, रोटेट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब उस पर क्या लगा होगा? फोर्स। यस। तो यहाँ से ये रिसर्च भी आगे चली, जैसे ऑस्ट्रेड ने फाइंड किया कि भाई करंट पास होने से आसपास क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब वो जो डिफ्लेक्शन हुआ उसका कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारी स्टडी किस डायरेक्शन में जा रही है, ये ध्यान से आपको समझना है।
सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें सोर्सेस एंड फील्ड्स। यहां पे थोड़ी सी बातें आपको कुछ समझनी है। तो क्या बातें समझनी है सोर्सेस एंड फील्ड्स में? ध्यान से देखो। जैसे कि हम लोग स्टेडी चार्ज पढ़े थे। स्टेडी चार्ज हम लोग कहाँ पढ़े थे बेटा? कौन से चैप्टर में पढ़े थे? चैप्टर नंबर 1। अब एक स्टेडी चार्ज है Q, एक स्टेडी चार्ज है Q, तो वो क्या करता है? वो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सपोज वो पॉजिटिव है तो बाहर जाती हुई फील्ड आती है और उसको हम डिनोट करते हैं E से। यस और नो? अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? इनसाइड फील्ड की लाइन हम बताते थे। यानी यहाँ पे ये जो चार्ज है बेटा, ये क्या हो गया? सोर्स, और ये क्या हो गई बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। देन वी कैन कंक्लूड दैट द सोर्स फॉर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज। यस और नो? समझ में आया? और इस फील्ड में अगर मान लो इसको मैं कैपिटल Q रख रहा हूं, इस फील्ड में अगर कोई स्मॉल q चार्ज आता है तो उस पे क्या बेटा? कूलम्स फोर्स लग जाता है, और वो हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, Q इंटू E। हाँ के ना बेटा? क्योंकि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू था, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू E। यानी सोर्स है चार्ज Q कैपिटल, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना? E, और उस फील्ड में अगर कोई स्मॉल चार्ज Q आता है तो उस पे ये सोर्स चार्ज फोर्स लगाता है। उसकी इक्वेशन क्या बनती है? Q इंटू E। क्लियर? इसको मैंने आपको समझाया कि भाई सोर्स एंड फील्ड्स। इसी तरह से देखा गया कि भाई जो चैप्टर नंबर 4 की जब हम बात करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? कि भाई जो मूविंग चार्ज है, कौन सा चार्ज है बेटा? मूविंग चार्ज है, वो सोर्स बनता है। किसका सोर्स बनता है? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। यस और नो? किसका सोर्स बनता है? मैग्नेटिक फील्ड का। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे बेटा, डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल B, डिनोटेड बाय कैपिटल B। और वेक्टर किया है, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी। बोलो समझ में आया इतना? बिल्कुल क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कि भाई जैसे चैप्टर 1 में स्टेडी चार्ज इज द सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से चैप्टर 4 में मूविंग चार्ज इज द सोर्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। पक्का? अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है और उसके यूनिट वगैरह क्या हैं? तो यूनिट आपको बता देता हूं मैं पहले से ही, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। कहाँ पढ़ेंगे? हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? आगे पढ़ने वाले हैं। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसका यूनिट है कैपिटल T, जिसको हम लिखते हैं टेस्ला। अभी आपने टेस्ला कार तो सुना होगा नाम, इलॉन मस्क नाम सुना है, इलेक्ट्रिक कार सुनी होगी ना। तो ये टेस्ला, निकोलस टेस्ला एक साइंटिस्ट है, ये उनके नाम पे इसको यूनिट दिया गया टेस्ला। और रियलिटी में अगर आप इसको जब इक्वेशन से बनाओगे आगे जाके, किससे बनाओगे? इक्वेशन से, तो ये बनेगा बच्चों न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। क्या बनेगा? न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ये आगे जाके बनने वाला है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है टेस्ला। और ये कौन सा यूनिट हो गया बेटा? एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट मेरे बच्चों? एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट हुआ? एसआई यूनिट। क्या याद रखेंगे? टेस्ला।
क्या याद रखेंगे? टेस्ला। ओके, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बता देंगे, क्या हो जाएगा? तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा MLT। न्यूटन का क्या होता है? 11-2, एम्पियर का A1 और इसका L1, मीटर का L1। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो M1 L1 L1 कट हो गया, बिल्कुल। तो क्या बचेगा? L0 T-2 और A-1। इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो गया यूनिट। याद रखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला 10-21। क्या याद रखोगे बच्चों? 10-21। क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूँ? जैसे जब हम लोग मैकेनिक्स में थे, काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ रहे थे 11th स्टैंडर्ड में, तब मैंने आपको 2 से 3 MLT याद रखने के लिए बोला था। एक तो फोर्स का 11-2 जो आप यहाँ सीधा याद रख रहे हो, फिर वर्क का, ठीक है, 12-2। उसी तरह फिर इलेक्ट्रिसिटी में आए तो हम लोग वोल्टेज का 12-31, रेजिस्टेंस का 12-32, और अब मैग्नेटिक में आए तब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का 10-21। ये कुछ याद रख लेंगे क्योंकि इनसे फायदा होता है। क्या फायदा होता है? तो कहीं पे इनका यूज करना हो तो सीधा यूज हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर ही अगर मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं आती रहेगी, ठीक है। फिर बात आती है स्केलर या वेक्टर। तो ये होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है बेटा G, यानी गॉस। गॉस भी साइंटिस्ट का ही नाम है, आपको पता है। क्या होता है CGS यूनिट? गॉस होता है। क्या होता है? गॉस होता है। यस और नो? समझ में आया? क्या होता है बेटा? गॉस होता है। अब टेस्ला और गॉस का रिलेशन कई बार बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आता है और सम्स में भी आता है, तो मैं आपको रिलेशन बता देता हूं। SI एंड CGS, ध्यान से देखिए। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। क्या रिलेशन है बेटा? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। क्लियर? यानी ये आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बातें बता दी जो हमें याद रखनी है। यूनिट टेस्ला, MLT 10-21, स्केलर या वेक्टर, फील्ड वेक्टर होती है। CGS यूनिट का गॉस, और गॉस और टेस्ला का यूनिट का रिलेशन क्या है? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। इसको लाना कैसे है ये भी आपको पता है। यहाँ पे न्यूटन, एम्पियर और मीटर, इनका CGS लिख देना है। अब एम्पियर का CGS नहीं होगा, आपको पता है, पर आपको पता है एम्पियर यानी कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब का होता है, हाँ, यस और नो? कूलम्ब का स्टेट कूलम्ब होता है ना CGS। यस, 3 × 10⁹, वो आपको याद रखवाया हुआ है पहले चैप्टर में। तो वो सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। पक्का? यस और नो? हाँ कि ना? इसके आपको इस हिसाब से आंसर लेके आ जाना है, और ये रिलेशन आपको याद रखना है कि 1 टेस्ला इंटू 10 कितना होता है? 10⁴ गॉस। पक्का? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो मैं इसको आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। अजीबोगरीब है शॉर्टकट, बट है बढ़िया। एक टकला 10,000 गंजे बराबर होता है। अजीब है पर याद रख सकते हो आप। एक टकला यानी 1 टेस्ला कितने गंजे के बराबर है? 10,000 गंजे के बराबर, यानी 10⁴ दैट मीन्स व्हाट?
10,000, 10,000। तो बिल्कुल आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि भाई एक टकला 10,000 गंजे के बराबर है, हाँ कि ना? यस, थोड़ा सा इसको अब आपको दिखेगा क्लियर। यस, तो ये बच्चा तरीका है, इसमें किसी भी साइंटिस्ट के नाम को बिगाड़ा गया ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तरीका बनाया है मैंने, किस तरह से याद रख सकते हैं। आप लोग सोच रहे हो हाँ एक टकला 10,000 गंजे के बराबर कैसे होगा पर ये है भाई याद रखने के लिए, क्लियर ना? ओके, अब देखो कुछ बातें और कर लेते हैं सोर्स एंड फील्ड की, फिर मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। तो सोर्स फील्ड की ये बातें आपको मैं बता देता हूँ कि भाई आप जब स्पेस में देखो ना तो EM वेव ऐसा नाम सुना है आपने, कौन सा नाम बेटा? EM वेव। EM वेव का फुल फॉर्म याद है आपको? क्या होता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये हम पढ़े हैं 8, 9, 10 में, कहीं पे आपने सुना होगा EM वेव। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक की भी बात है और मैग्नेटिक की बात है, दोनों की बात की गई है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों की बात की गई है बच्चों। अब देखो समझने वाली बात ये है कि ये जो EM वेव है ये कॉम्बिनेशन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब रिसर्च होना स्टार्ट हुई तो फैराडे जो इलेक्ट्रिक के लिए फेमस है और मैक्सवेल जो मैग्नेटिक के लिए फेमस है। तो ये कहानी साइंटिस्ट सारे रिसर्च करते करते हाँ ऐसे कंक्लूजन पे आए कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड हैं, तभी तो EM वेव बनते हैं ना। और EM वेव का अगर आपको डायग्राम बताया जाए तो भाई मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये X और ये Y और ये Z, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट होती होती आती है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हैं हम? उसके परपेंडिकुलर Z डायरेक्शन में, तो वो इस तरह से ड्राइंग बन जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये उससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन बताया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलती है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है परपेंडिकुलर, तो ये वेव बनता है EM वेव। समझ में आया? ओके, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। अब ये जो है दोनों वो टाइम के साथ भी चेंज होती हैं, पर हमारी जो स्टडी है चैप्टर 4 की उसमें हम टाइम के साथ चेंज हो रही है फील्ड ऐसा नहीं मानेंगे। हम लोग उसको टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट मान के चलने वाले हैं, यानी फॉर थ्योरी पर्पस। अगर MCQ में कहीं पे उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टाइम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ना कुछ हमें कुछ सॉल्यूशन ऐसा करने को दे दिया, पर लगभग कहीं ऐसा नहीं होगा। बट हमें ये बात आपको नोट कर लेनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज होती हैं उनको हमारी स्टडी में मैग्नेटिक फील्ड को हम टाइम के साथ चेंज नहीं होती ऐसा मान के स्टडी आगे करने वाले हैं। तो बच्चों ये आपका टॉपिक कौन सा हो गया कंप्लीट? सोर्स एंड फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है पॉइंट चार्ज और चार्ज एट रेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? मूविंग चार्ज। फील्ड की जानकारी और दोनों फील्ड कंबाइन भी हैं ऐसा बताया फैराडे और मैक्सवेल से मैंने। अब हम बात करते हैं बेटा जो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स एंड लॉरेंट्ज फोर्स। अब ये लॉरेंट्ज भी एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, उन्होंने रिसर्च की है बढ़िया। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे है क्या है वो समझना है। देखो अब आप इतने तो नॉलेजेबल हो ही, 11th पढ़ के आए हो, 12th का फर्स्ट पार्ट आपका चल रहा है, आप इतने तो नॉलेजेबल हो कि मान लो ये एक पार्टिकल है, ये इधर मोशन में है, ठीक है, मैं इस पार्टिकल को ऐसे फेंकता हूँ, सपोज कर लो ये पेन को मैं ऐसे फेंकता हूँ,
तो ये v वेलोसिटी से जा रही है, फिर ये ऐसे मुड़ जाती है। तो ये नीचे की डायरेक्शन में मुड़ने का कारण क्या है बेटा? फोर्स। कौन लगा रहा है फोर्स? ग्रेविटी लगा रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रही है। समझ में आया? यस सर, बिल्कुल सरल है। अगर मैं इस पेन को ऐसे फेंकता हूं तो फिर ये ऐसे जाती 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 नीचे जा रही है। रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल पुल, नीचे खींच रही है ग्रेविटी उसको। बिल्कुल समझ में आ रहा है? ग्रेविटी नीचे खींच रही, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी तरह से रिसर्च हुई कि भाई मैग्नेटिक फोर्स कितना वैल्यू का होगा, कैसी डायरेक्शन में होगा। तो ये रिसर्च करने पे क्या जानने को मिला, ये समझिए कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट फोर्स इज F इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी, जितनी ज़्यादा फील्ड हुई, उतना ज़्यादा फोर्स लगा। क्लियर? जैसे हम लोग अगर हमारा एजम्पशन रखें तो भाई बरमूडा ट्राइंगल, वहाँ पे जाते ही ऑब्जेक्ट नीचे गायब हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, नीचे चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? ज़्यादा, इसीलिए वो सारे नीचे चले जाते हैं। यस, तो फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है। दूसरी बात, F इज प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स, ये भी जानने को मिला। ये कैसे जानने को मिला होगा? तो भाई पहले उन्होंने प्रोटॉन को मोशन में कर लाए मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज पहले प्रोटॉन लेके गए, भाई प्रोटॉन तू जा, और मैग्नेटिक फील्ड थी तो फील्ड बढ़ाई तो फोर्स बढ़ गया। प्रोटॉन इधर मुड़ा या इधर मुड़ा, कहीं पे मुड़ा होगा ड्यू टू द फील्ड। तो हमने कंक्लूड किया कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड। फिर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट देखो ध्यान से, प्रोटॉन की जगह अब अल्फा पार्टिकल लेके आए जिसका चार्ज प्रोटॉन से 2 गुना है, 2e। तो उसको जब लेके आए, फील्ड उतनी ही रखी, प्रोटॉन में थी उतनी ही, पर अगर चार्ज 2e हुआ तो फिर से ये फोर्स बढ़ गया। तो कंक्लूजन क्या हुआ? फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। एक और एक्सपेरिमेंट से एक और बात सामने ये आई कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर चार्ज ऐसे गया, ऐसे रखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये चार्ज ऐसे गया, समझ में आया? तो ये चार्ज ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखना, ये चार्ज ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे घूमा, ठीक है। बट ये चार्ज ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी तो ये घूमा नहीं। यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज की वेलोसिटी इधर है, मूविंग चार्ज की वेलोसिटी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स नहीं लगा। और जब वो ऐसे हुआ, धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल बनता गया, जब 90 हुआ तो ये मैक्सिमम घूमा। समझ में आ रहा है? यानी कि ये फोर्स v साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करा बेटा? v साइन थीटा। किस पे डिपेंड करा? v साइन थीटा। अब आप सोचोगे सर v साइन थीटा क्या आया? तो देखो, ये चार्ज की वेलोसिटी इधर है बेटा, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कोई फोर्स नहीं लगा, घूमा ही नहीं ये चार्ज, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो एंगल जीरो, एंगल जीरो तो फोर्स जीरो। फिर जब एंगल को 90 किया गया तब ये बहुत ज़्यादा मूव हो गया, धीरे धीरे एंगल बढ़ा, 0 से 90 की ओर गया तो ये बढ़ता गया, फोर्स बढ़ता गया। तो यानी 0 से 90 में फोर्स बढ़ा, तो साइन है जो 0 पे 0 होता है और 90 पे मैक्सिमम होता है, इसलिए किस पे डिपेंड करता है बेटा? v साइन थीटा। बोलो कंक्लूजन समझ में आया कि मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? Q, B एंड v साइन थीटा। फिर हमने कंक्लूड किया भाई कि अब F इज प्रोपोर्शनल टू, और जो कांस्टेंट आया वो कांस्टेंट 1 ही था, तो F इज इक्वल्स टू क्या लिखा गया? ध्यान से देखो, Q V B साइन थीटा। क्लियर?
क्यों वी बी साइन थीटा बेटा। तो अब हम समझ गए कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स, क्यों वी बी साइन थीटा, वेर थीटा क्या है भाई, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों क्या है, चार्ज, यहां पे आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे चार्ज ऑन द पार्टिकल, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट, आगे ना, यस वेलोसिटी का कंपोनेंट बट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं, परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा। यहां पे अब कंक्लूजन आ गया कि भाई फोर्स क्या हुआ बेटा, F इजिकल्स टू क्यू इंटू वी बी साइन थीटा। फिर अगर हम जानते हैं कि भाई फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर मैंने वेक्टर किया और मैग्नेटिक फोर्स को मैं अगर Fm लिखूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। फिर क्यों, अब देखो फोर्स वेक्टर है और यहाँ पे V वेक्टर है, B वेक्टर है और उनके बीच का एंगल थीटा है और क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा बताओ, क्रॉस या डॉट। ये V वेलोसिटी वेक्टर है, B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। तो बच्चों आएगा हमारा फेवरेट क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल क्लियर। तो ये भी कैसे पता किया गया, ये भी कैसे पता किया गया कि भाई वो फील्ड इधर है और वो ऐसे मूव हो रहा है, चार्ज पार्टिकल, फील्ड किधर थी बेटा, इधर ऊपर रखी और चार्ज पार्टिकल ऐसे, हाँ तो वो ऐसे मूव हो गया, तो वेलोसिटी इधर थी, ये बी है तो वी क्रॉस बी आया कि नहीं आया, ऐसे पता किया गया वी क्रॉस बी हो रहा है या बी क्रॉस बी हो रहा है। तो देखा गया कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तभी उसकी फोर्स की डायरेक्शन मिलती है। बोलो क्लियर। हाँ अब इसको याद रखने का शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट देखो इसको याद रखने का, देखो शॉर्टकट बिल्कुल बढ़िया शॉर्टकट देता हूँ बेटा, एकदम बढ़िया। ये क्लियर में समझ में तो आ रहा है ना बेटा, क्या कोई डाउट है, हाँ कि ना, डाउट तो नहीं है ना, बिल्कुल। थोड़ी सी इसमें इंक डाल लेते हैं भाई, नहीं तो आपको फिर दिखेगा नहीं बेटा, ओके दिखेगा नहीं। एंगल 90 से ज़्यादा हो तो, ये भी एक क्वेश्चन है, एंगल 90 से ज़्यादा हो तो जो भी एंगल हो वो यहाँ लिखना है। मान लो 90 से ज़्यादा कितना हो सकता है 180, पर साइन 180 क्या हो गया 0। फिर और भी हो सकता है बेटा, जैसे कि साइन 120, साइन 120 कितना होता है बेटा √3/2, साइन 150 1/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यस। पर उस दौरान जो डायरेक्शन है वी क्रॉस बी ही रहेगी, वी क्रॉस बी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब शॉर्टकट देख लो, यस एक क्वेश्चन और आ रहा है, बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है, शौर्या का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछना चाहती है शौर्या, ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर के नहीं, बोलो क्या डाउट है, हाउ टू डिटरमाइन, अच्छा साइन 120 कैसे ढूंढा, ये तो बेटा 11th का बेसिक मैथ है, एक बार बता देता हूँ साइन 120 हम कैसे ढूंढते हैं। तो इसमें आपको OLS-TC रूल आना चाहिए बेटा, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ साइन 180 माइनस 60, यस और नो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 180 होता है, माइनस यानी क्लॉकवाइज चलना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा सेकंड, तो प्लस आ जाएगा सिग्नेचर क्योंकि साइन उसमें पॉजिटिव है।
और 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन का क्या रहेगा बेटा, साइन, और एंगल कितना आया अपना 60, साइन 60 क्या होता है बेटा √3/2। इस तरह से साइन 120 की वैल्यू आती है। इफ यू पुट 150 देन here we have to put 30, then you will get sin 30, and sin 30 is 1/2. That means what? Sin 120 is √3/2, sin 150 is 1/2, sin 135 is 1/√2। 45 जितना होगा ना, 180 माइनस 45 करोगे तो 135। ठीक है, या मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो मिल जाएंगे बेटा, उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलो शॉर्टकट बनाते हैं, इधर आइए। शॉर्टकट क्या है सर जी, इसका शॉर्टकट क्या है? तो इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं। हो सकता है ऐसा अरेंजमेंट? असल में तो यही याद रखना है, क्लियर दिख रहा है ना नीचे? असल में तो यही याद रखना है जो मैं बता रहा हूं, क्यू वी बी साइन थीटा। बट अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है, यस, शॉर्टकट है बकवास थीटा। क्या है शॉर्टकट? बकवास थीटा, बी क्यू वी साइन थीटा। यानी क्या याद रखेंगे बेटा? बकवास थीटा। कैसा थीटा मिलता है? मैग्नेटिक फोर्स में बकवास एकदम, पर याद रखना है। ओके, चलो ठीक। अब देखो मेरे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बताइए? सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? V क्रॉस B की डायरेक्शन। यानी बच्चों अगर ये प्लस क्यू चार्ज हम लेते हैं और ये उसकी वेलोसिटी V है और ये मैग्नेटिक फील्ड B है, तो V क्रॉस B किधर जाएगा बेटा? FM किधर जाएगा? V क्रॉस B, क्रॉस बता रहा हूँ मैं, ये जाएगा FM अंदर, V क्रॉस B अंदर। यस और नो? V क्रॉस B अंदर। क्लियर के नहीं? अगर ये तरीका आपको डायरेक्शन का डाउट रहता है तो एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, जिसके लिए आपको पेन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एक पेन चाहिए। ये मैंने नई मेथड बच्चों आपके लिए बनाई है, ध्यान से देखो। इस पेन को क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये तो राइट हैंड रूल, स्क्रू रूल भी लगा दो। V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू रखो और V क्रॉस B की डायरेक्शन में घुमाओ, कहाँ जाएगा? अंदर। या फिर ये वाला, भाई V की पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ रख दो इस तरह से राइट हैंड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मुट्ठी बंद करो, तो थंब जो डायरेक्शन बताएगा वो होगा रिजल्टेंट V क्रॉस B FM। पक्का? FM की डायरेक्शन मिल जाएगी। एक और आपके लिए सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। जो भी पेन हो, जिसमें इस तरह की पेन होनी चाहिए, जिसमें आप ऐसे उसको खोल और बंद कर सकते हैं, तो उसका यानी 2-3 आटा चढ़ा दीजिए। अब थोड़ी ढीली रहेगी ये, क्या रहेगी? ढीली। अब इसको क्या कीजिए, परपेंडिकुलरली रख दीजिए। V जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उसके परपेंडिकुलर रखिए। अब V क्रॉस B है तो V से B की ओर घुमा दे, तो V से B ऐसे जाएगा, तो ये आपको दिखेगी ये फिट हो गई। फिट हो गई तो कहाँ गया? अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल तरीका है। मान लो बच्चों ये V होती डायरेक्शन और ये B है, तो V क्रॉस B, हाँ स्क्रू रूल ही हुआ ना ये, बिल्कुल। देखो अब फिर से इसको आधे रख दो, यानी जिनको समझ में ना आता वो ऐसे ऐसे करके फिर बाहर अंदर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मैंने ये स्क्रू रूल ही बना दिया। देखो V और B के परपेंडिकुलर रखो, और V क्रॉस B है तो V से B को घुमाना, V से B की ओर घुमाइए, तो ऐसे, तो घुमाइए, तो आप देखोगे कि ये ढक्कन बाहर आ गया, ऊपर वाला पार्ट, तो ये कहाँ आ रहा है? बाहर, आउटसाइड। पक्का समझ में आया? यही है बेटा राइट हैंड स्क्रू रूल। ये कौन सा रूल है? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसमें आप यहाँ पे डॉट कर दोगे, आपको क्या मिलेगा? FM। क्लियर? हाँ, बिल्कुल सरल तरीका है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। पुट होल्ड योर पेन परपेंडिकुलर टू द V and B and rotate the pen in the direction of V क्रॉस B, V से B। तो जो पेन का आधा पार्ट है
वो किधर जाएगा, V क्रॉस B की डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है ये? बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फोर्स पक्का हुआ बेटा, और डायरेक्शन भी निकालनी आपको आ गई। इसमें छोटी सी एक और बात रहती है, छोटी सी बात, देखो कौन सी। अगर आपको IJ कैरेट में दिया होता तो बेटा किस में दिया होता, IJ कैरेट। अरे सर, तो IJ कैरेट में आपको क्रॉस प्रोडक्ट एक बार याद करवा देता हूं। IJ के याद है ना ये? यस। अब बताइए मुझे कि I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K क्या होता है बेटा? 0। यस, क्या होता है बेटा? 0। यस, समझ में आया? यस और नो? समझ में आया ना? I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0 आता है। ये तो कहाँ पढ़े हैं हम बेटा, कहाँ पढ़े हैं हम? 11th में पढ़े हो ना, 7th चैप्टर क्रॉस प्रोडक्ट मैंने चलाया था, याद है ना? यस। अब मैं आपको और क्वेश्चन पूछता हूं भाई, I क्रॉस J क्या होता है, J क्रॉस K क्या होता है, K क्रॉस I क्या होता है, बताइए। तो भाई रूल याद रखिए, 2 का क्रॉस हो तो आंसर तीसरा आएगा। I क्रॉस J है तो K, J क्रॉस K है तो I, K I है तो J। यस, 2 का है तो आंसर तीसरा आने वाला है, और सेम है तो आंसर 0 आने वाला है। बट अगर उल्टा हुआ तो, एंटी क्लॉक आया तो माइनस, आंसर तो तीसरा ही आएगा। आंसर तो बेटा तीसरा ही आएगा, पर उल्टा हुआ तो क्या आएगा? माइनस आएगा। बस इतना याद रख, अगर उल्टा हुआ तो माइनस। बोलो क्लियर? क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती तो सम्स में ये भी आपको देखने को मिल सकता है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको। देखो मान लीजिए बच्चों, वेलोसिटी आपको दी है VI कैरेट और मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है BJ कैरेट। तो मैं आपको बताता हूं, अगर मैं प्रोटॉन लेता हूं तो क्यू की जगह क्या मेरे को बच्चों प्लस ही लिखना पड़ेगा? तो आप कहोगे यस सर। तो बताओ FM का आंसर क्या आएगा? तो सर FM कौन सी डायरेक्शन में होगा? FM कौन सी डायरेक्शन में होगा बताओ? V क्रॉस B यानी I क्रॉस J यानी क्या आएगा बेटा? K कैरेट। पक्का के नहीं? यस। फिर से देखिए, वेलोसिटी x डायरेक्शन में I कैरेट, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है J कैरेट। तो फोर्स FM इजिकल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। तो V क्रॉस B I क्रॉस J हुआ तो क्या आया बेटा? K। तो K यानी Z डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा? Z डायरेक्शन। ठीक है। बट इसमें अगर इलेक्ट्रॉन होता बेटा, जिसके जगह चार्ज हम क्या लिखेंगे? -E, तो FM की डायरेक्शन देखो यहाँ पे इफेक्ट होगी -E। इसका मतलब क्या हुआ? V क्रॉस B की उल्टी डायरेक्शन। तो I क्रॉस J K होता है उसकी उल्टी डायरेक्शन, यानी -K कैरेट, और ये नेगेटिव Z डायरेक्शन। क्या बच्चों कंसेप्ट क्लियर हुआ मैग्नेटिक फोर्स का? बिल्कुल से हाँ के ना? FM इजिकल टू BQV साइन थीटा, शॉर्टकट बकवास थीटा, बट इक्वेशन डायरेक्शन के लिए ये जरूर से आपको याद रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बच्चों, अब देखो आपका फिनिश हो गया ये मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइन हो
तो भी फोर्स तो लगेगा ही भाई। क्या लगेगा? फोर्स तो लगेगा। तो उसकी पढ़ाई कैसे करनी है, और ये कहानी आई कहां से? तो ये आ गई बच्चों कहानी लॉरेंट्ज फोर्स पे। अब फोर्स किसकी बात चल रही है बेटा? अब लॉरेंट्ज फोर्स। तो इसको हम दूसरी तरह से क्या याद रखेंगे? देखो, फोर्स ड्यू टू बोथ E एंड B। समझ में आया? यानी अब जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है बेटा, उसमें अगर कंबाइंड फील्ड है, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, तो फोर्स क्या है मेरे बच्चों? देखो फोर्स क्या है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हुए हो क्या? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल क्यों है, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? यस, Fe जिसको मैं बोलता हूं, और वो लगेगा बेटा QE। और ये आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है भाई। ये तो बिल्कुल सीधी बात है, हाँ कि ना? यस, पॉजिटिव चार्ज पे अगर फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव पे उस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ऑपोजिट में लगेगा। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। तो प्लस से माइनस फील्ड है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्जन, और माइनस प्लस क्या होगा? अट्रैक्शन। तो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में, अगर वो प्लस चार्ज है तो। अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो तो क्या होगा बेटा? ध्यान से देखिए, ये पॉइंट चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मान लीजिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस पे फोर्स लगेगा अंदर या बाहर? तो क्या सर बाहर, देखो V क्रॉस B बाहर, तो Fm लगेगा इस पे बाहर की ओर। तो ये पहली फील्ड की इफेक्ट और ये दूसरी फील्ड की इफेक्ट हो गई। अब तीसरा केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक भी है एंड मैग्नेटिक भी है। अब क्या होगा? जब दोनों फील्ड इकट्ठा होंगी तो बच्चों क्या होगा? तो उसको हम बोलते हैं कौन सा फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स, और जिसको हम लिखते हैं Fl। क्या लिखेंगे हम लोग? Fl। लॉरेंट्ज फोर्स में आपको पता है क्या होगा? ये दोनों फोर्स अगर एक साथ लग रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड हैं, तो दोनों फोर्स आएंगे। दोनों फोर्स वेक्टर हैं, फोर्स तो वेक्टर ही होता है, तो रिजल्टेंट फाइंड करना है दो वेक्टर का, तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो वेक्टर एडिशन में लिख रहा हूं यहाँ पे Fe प्लस Fm। क्या लिखा जाएगा बेटा? Fe प्लस Fm, और इसको हम बोलेंगे कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स विल गिव्स विच फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा एंड मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक। व्हेन देयर आर टू फील्ड्स, इफ बोथ फील्ड्स आर प्रेजेंट, देन ये फोर्स लगेगा। अब इसका बस वैल्यू और जो इक्वेशन रखने वो रख दो। QE हो गया Fe की जगह, और Fm की जगह Q इंटू V क्रॉस B हो गया। इसमें Q कॉमन आ गया और E प्लस B क्रॉस B हो गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर आपने ये तो बताया, बिल्कुल सही से समझ में आया, बट हमें ये भी बताइए कि इस लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो वो इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होगी।
सर वो रिजल्टेंट निकलता कैसे है? तो बेटा पैरेललोग्राम मेथड से। कौन सी मेथड से निकलेगा? पैरेललोग्राम, या पाइथागोरस लग जाएगा अगर एंगल 90 बन रहा है उन दोनों के बीच में। बस सिंपल बातें हैं। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स का जो टॉपिक है यहाँ तक आपको बिल्कुल पक्का होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।